क्या सच में जिन्न होते हैं पापा? आर्या अपने टैब पर अलादीन का कार्टून देखते हुए अपने पापा आदित्य सिंघानिया से सवाल कर रही थी। आदित्य मुंबई के व्हाइट कॉलर माफिया थे, क्या सच जिनके में जिन आगे होते हैं नेता और अभिनेता भी सिर पापा? झुकाते थे। आर्या बेटा, ये सब बस कहानियां हैं। असल में जिन भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। इस वक्त बाप बेटी रेस्तरां से लौट रहे थे। उनकी कार के आगे पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां थीं। आदित्य ने अपनी नन्ही बेटी की ओर प्यार से देखा, लेकिन दादी कहती हैं कि कहानियों में भी कहीं ना कहीं सच छुपा होता है। आदित्य एक पल के लिए अपनी बेटी को देखता रह गया। आर्या सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन उसकी बातें किसी बड़े व्यक्ति जैसी थीं। आदित्य ने फैसला किया कि उसे जिन्हों के बारे में बताए। ठीक है, जितना मुझे पता है मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा। जिन एक जादुई शैतान होते हैं जो एक चिराग में बंद रहते हैं। जब भी कोई इंसान चिराग को घिसता है तो जिन्न बाहर आते हैं और उस इंसान की 3 इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन वो लोगों के मन में लालच भर देते हैं। इतना लालच कि लोग खुद को तबाह कर लेते हैं। यही उनका असली मकसद होता है। कई लोग मानते हैं कि जिन्न आग से बनाए गए हैं, उनकी अपनी एक दुनिया होती है, एक अलग ड्रीम जहां वो रहते हैं। बस तुम्हारे पापा को जिन्हों के बारे में इतना ही पता है। आदित्य अपनी बेटी आर्या से बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी आगे चल रही बॉडीगार्ड्स की गाड़ी में तेज धमाका हुआ। ड्राइवर ने घबरा कर जोर से ब्रेक मारा। पीछे से आ रही गाड़ी आदित्य की कार से जोर से टकराई। जैसे ही कार रुकी, आदित्य और आर्या हवा में उछल गए। पीछे से हुए टकराव के झटके से आर्या आगे की सीट से टकराने ही वाली थी कि आदित्य ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और खुद सीट से टकरा गए। क्या तुम ठीक हो बच्चा? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? आर्या इतनी डर गई थी कि ठीक से बोल भी नहीं पाई। उसने बस सिर हिला दिया। आदित्य ने अपने ड्राइवर की ओर देखा। वो घबराहट में पूरी तरह हाँप रहा था और खुद को सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ आदमी उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उन आदमियों के हाथों में ऑटोमेटिक गन थी। आदित्य के बॉडीगार्ड्स, जो अभी अभी एक्सीडेंट से संभले ही थे, जैसे ही उन्होंने गन वाले आदमियों को देखा, तुरंत अपनी गन निकाली। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कर पाते, उन सभी को गोलियों से भून दिया गया। यह देख आदित्य ने आर्या को और कसकर पकड़ लिया। आदित्य का ड्राइवर भी डर के मारे कार में झुक कर बैठ गया। उसने आदित्य की ओर देखा। राणा के आदमी हैं, बॉस। यह सुनकर ड्राइवर ने अपनी गन निकाल ली। राणा आदित्य सिंघानिया का सबसे बड़ा दुश्मन था। दोनों के बीच मुंबई माफिया पर राज करने की होड़ थी, लेकिन हमेशा आदित्य से हारता आया था। लेकिन आज लगता था राणा ने बाजी पलट दी थी। उसके आदमियों ने आदित्य की कार को चारों तरफ से घेर लिया और गन तान दी। तभी एक 45 साल का आदमी 3 पीस सूट पहने अपने आदमियों के बीच से निकलकर कार के पास आया। उसके होठों में सिगार था और वो कश लेता हुआ आत्मविश्वास से भरपूर लग रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि राणा था। राणा ने कार की खिड़की से झांकने की कोशिश की। अंदर उसे आदित्य सिंघानिया का डरा हुआ चेहरा नजर आया। ये देख राणा के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने अपने एक आदमी की ओर देखा, उसकी गन छीन ली और आदित्य की कार की ओर तान दी। रेस्ट इन पीस आदित्य सिंघानिया, ये कहते ही राणा ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार तब तक चलती रही जब तक गन खाली नहीं हो गई। इसके बाद राणा ने गन फेंकी, अपने दूसरे साथी से गन ली और फिर से कार पर फायरिंग करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने भीतर का सारा गुस्सा निकाल रहा हो। जब दूसरी गन भी खाली हो गई, राणा ने चैन की सांस ली और गन को नीचे फेंक दिया। उसे पूरा यकीन था कि इतनी गोलियों के बाद आदित्य सिंघानिया जिंदा नहीं होगा। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई। हंसी मर गया साला। राणा ने पलटकर अपने आदमियों की ओर देखा और अपने हाथ खुशी से फैला दिए। अब से मुंबई पर हमारा राज होगा। तभी राणा के कानों में एक धीमी कड़कने की आवाज आई। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने तुरंत पलटकर कार की ओर देखा। आदित्य सिंघानिया खून से लथपथ धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। ये देख राणा गुस्से से तमतमाया। ये कमीना अभी तक जिंदा है। जाओ इस हरामजादे को बाहर घसीट कर लाओ। राणा के आदमी कार की ओर बढ़े। अंदर आदित्य खून से लथपथ था। उसने अपने ड्राइवर की ओर देखा जो अब सिर्फ एक लाश बन चुका था।
ड्राइवर का शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। आदित्य ने अपनी बाहों की ओर देखा जहां उसकी बेटी आर्या थी। जैसे ही उसने आर्या का चेहरा देखा, उसका दिल बैठ गया। आर्या के गले से खून बह रहा था। जब राणा ने फायरिंग की थी, तब आदित्य ने अपनी बेटी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया था, खुद को एक ह्यूमन शील्ड बना लिया था। लेकिन एक गोली जो आदित्य के हाथ से आर पार हुई, आर्या की गर्दन में जा घुसी। बच्चा, आर्या बेटा उठो। तभी राणा के आदमियों ने कार का दरवाजा खोला और आदित्य को घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। मुझे छोड़ो, मुझे अपनी बेटी को अस्पताल ले जाना है। प्लीज उसे बचा लो, वरना वो मर जाएगी। आदित्य की चीख और गुहार राणा के आदमियों पर कोई असर नहीं डाल रही थी। उन्होंने आदित्य को घसीटकर राणा के सामने पटक दिया। आदित्य के शरीर पर गोलियों के इतने जख्म थे कि उसका खड़ा रह पाना नामुमकिन था। वो जमीन पर गिरा पड़ा था। यह देखकर राणा को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। आदित्य ने जैसे ही राणा को देखा, उसने दर्द और मजबूरी में राणा के पैर पकड़ लिए। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, मेरी बेटी को बचा लो। तुम्हें मुंबई चाहिए, ले लो। मैं तुम्हें अपनी पूरी दौलत दे दूंगा। प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, प्लीज। आदित्य के ये शब्द जैसे ही फिजा में गूंजे, आसमान में अचानक एक तेज बिजली चमकी। ऐसा लगा मानो उसकी दुआ कबूल हो गई हो। आदित्य के पास से कुछ ही दूरी पर जोरदार तरीके से बिजली गिरी। यह दृश्य देखकर राणा और उसके आदमी घबरा गए। आदित्य, जो अब पूरी तरह बेबस था, उसके कानों में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। जो हुक्म मेरे आका। वो 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 क्या था? क्या बिजली जमीन पर गिरी? और क्या आज से पहले बिजली गिरते हुए नहीं देखी क्या? ना, नहीं, वो वहां सिर्फ बिजली नहीं गिरी थी। बिजली के साथ कुछ और भी था। एक बड़ी सी काली परछाई, जैसे कोई बिजली के साथ धरती पर उतरा हो। एक पल के लिए सबके चेहरे पर डर के भाव उभर आए। राणा ने उस सुनसान सड़क की ओर देखा जहां कोई भी नहीं था। उसने अपना माथा झटका। क्या फालतू बकवास कर रहे हो? वहां कोई नहीं है। इस हरामजादे को मारने में वक्त बर्बाद मत करो। राणा ने अपनी गन फिर से रिलोड की और आदित्य पर तान दी। आदित्य ने तड़पते हुए राणा को बेबसी से देखा, जैसे वो मौत की भीख मांग रहा हो। लेकिन राणा के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। उसने ट्रिगर दबा दिया। तभी आदित्य ने देखा कि गोली उसे लगने के बजाय हवा में तैर रही थी। आदित्य एकदम चौंक गया। उसने देखा कि राणा भी स्थिर हो गया था। आदित्य ने बाकी आदमियों को देखा तो वो भी मानो फ्रीज हो गए थे, जैसे उनके लिए समय रुक गया हो। ये क्या हो रहा है यहाँ? तभी हवा तेज चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने वाला हो। हवा आदित्य के चेहरे से टकरा रही थी। वातावरण भारी हो गया, मानो वहां कोई अदृश्य उपस्थिति हो। तभी आदित्य ने देखा कि पास में जल रही गाड़ी की आग में हलचल होने लगी। एक एक करके आग की लपटें अजीब तरीके से बर्ताव करने लगी। हवा के तेज होने के बावजूद आग बुझने की बजाय और भड़क उठी। अचानक वो आग नीली हो गई और हवा में तैरने लगी। आग और बड़ी होती गई। तभी उस आग में से एक पैर बाहर निकला। ये देख आदित्य की आंखें डर से बड़ी हो गईं। उसके हाथ पैर कांपने लगे। देखते ही देखते उस आग से एक आदमी निकला। उसने काले रंग का 3 पीस सूट पहना हुआ था, लेकिन आग उसके कपड़ों को छू तक नहीं पा रही थी। उसके सूट से धुआं निकल रहा था। कौन हो तुम? यह सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे आदित्य के पास आने लगा। आग फिर से छोटी होकर उसकी उंगली पर आ गई और वहां नाचने लगी। वो आदित्य के बेहद करीब आ गया और उसके चेहरे के पास झुककर खड़ा हो गया। आदित्य ने उस आदमी की आंखों में देखा। उसकी आंखें पूरी तरह नीले आकाश की तरह चमक रही थीं, जैसे उनमें खुद आकाश समाया हुआ हो। मैं वही हूं जिसके बारे में तुम अपनी बेटी को मानने से इनकार कर रहे थे। उस काले सूट वाले आदमी ने टूटी हुई कार की ओर देखा, जहां आर्या बेहोश पड़ी थी। यह सुनते ही आदित्य पूरी तरह शॉक हो गया। तुम एक जिन्न हो? हाँ, तुम इंसान मुझे इसी नाम से बुलाते हो, लेकिन मेरा एक नाम भी है। आदित्य ने तड़पते हुए अपनी बेटी की ओर देखा।
जो कार में बेहोश थी और उसकी गर्दन से खून बह रहा था। मैं तुम्हारी बेटी को बचा सकता हूं और तुम्हें भी। यह सुनकर आदित्य की आंखों में एक चमक आ गई। उसने जिन्न की तरफ देखा और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। तुम मुझे ना बचाओगे तो जाओगे, लेकिन मेरी बेटी को मरने से बचा लो प्लीज। जिन्न ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। यह सुनकर आदित्य ने जिन्न की तरफ देखा। जिन्न मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मुफ्त में बचाऊंगा? अपना नौकर समझा है क्या? और ना ही मैं इंसान हूं जो मुझ में इंसानियत होगी। आदित्य उसे कुछ पल तक देखता रहा। ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूं। तुम्हें मेरी जान चाहिए वो भी ले लो, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो प्लीज। इतनी सस्ती चीज का शौक नहीं रखता मैं। मुझे तुमसे सिर्फ 2 विश चाहिए। विश? कैसी विश? वही विश जो कहानियों में होती हैं। अगर तुम मुझे अपनी 2 विश दोगे तो मैं तुम्हारी तीसरी विश में तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बचा लूंगा। ये सुनते ही आदित्य की आंखों में चमक और लालच साफ दिखाई देने लगा। अगर मैं तुम्हारा मालिक हूं तो मेरी सबसे पहली इच्छा है कि तुम मुझे और मेरी बेटी को राणा से बचाओ। ये हुक्म है मेरा। आदित्य इंतजार करने लगा कि अभी जिन्न उसके हुक्म को मानेगा, लेकिन जिन्न हंसने लगा। वो हंसते हंसते जमीन पर लोट-पोट हो गया। तुम इंसानों की लालच कभी कम नहीं होती। तुम मौत से बस एक कदम दूर हो, लेकिन तुम्हारी लालच 1% भी कम नहीं हुई। तुम मेरे मालिक नहीं हो। मेरा मालिक बनने के लिए तुम्हारे पास मेरा चिराग होना चाहिए। अगर तुम्हें मेरा सौदा मंजूर नहीं है तो मैं चलता हूं। यह कहकर जिन्न अपनी जगह से उठा और जाने लगा। रुको, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं तुम्हें अपनी 2 विश दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो प्लीज। यह सुनते ही जिन्न के कदम रुक गए। उसके चेहरे पर मुस्कान थिरक गई। वो मुड़ा और एक चुटकी बजाई। चुटकी बजाते ही जिन्न की उंगलियों में जो आग खेल रही थी, उसमें से एक मोहर निकली। अब तुमने कुछ काम की बात की। तुम्हें मोहर पर अपने खून से साइन करना होगा। अगर अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो साइन कर दो। क्या आदित्य उस समझौते पर साइन करेगा, या ये साइन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी? जानिए एक जिन्न की प्रेम कहानी के अगले अध्याय में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जैने सात को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला हिस्सा और भी ज्यादा रहस्यमयी होने वाला है।